दोस्तों नमस्कार। धड़कनों को संभाल कर रखिए। भारत के इतिहास का एक अध्याय समाप्त होने जा रहा है। हालांकि इस अध्याय के भीतर सिर्फ सवाल हैं। ये सवाल इस देश की संसद को लेकर हैं। ये सवाल इस देश की सुप्रीम कोर्ट को लेकर हैं। ये सवाल इस देश के मीडिया और उसकी बौद्धिकता को लेकर हैं। किसी की विश्वसनीयता, किसी की क्रेडिबिलिटी, किसी की साख दांव पर लगी हुई है। और दांव पर भी लगाने वाली परिस्थितियों ने इस देश के लोकतंत्र से ही कुछ ऐसे तत्वों को छेड़ा है जो शायद एक अध्याय की समाप्ति की दिशा में बढ़ चुका है। इस देश में हाशिए पर जिन्हें ढकेला गया, जो खुद को हाशिए पर मानते हुए आस और उम्मीद खो चुके हैं, जो ये मानते रहे कि शायद उन्हें नागरिकों की श्रेणी में भी रखा जाता है या नहीं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं इस संविधान द्वारा मिले हुए हैं, उसकी भी चिंता इस देश में कानून के राज को है या नहीं है, या फिर कानून का राज भी अपने तरीके से इस देश में सत्ता परिभाषित कर रही है। ये सारे सवाल इस वक्त बड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन यह कल्पना के परे है कि इस देश के भीतर में बीते एक बरस से जिस जिस तरह के इंटेलेक्चुअलिज्म, जिस जिस तरह की बौद्धिकता, जिस जिस तरह की जिरह और जिस जिस तरीके से बहस और मुहासिब संसद में हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी जब चर्चा हुई और मीडिया के जरिए भी जब मुद्दों को उछाला गया, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल थे। सबको पता था कि भारत की आर्थिक परिस्थितियां डावाडोल हो चली है। ऐसे में बार बार अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर सिक्के उछाले गए। अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण से शुरू हुई थी और उसकी एक प्रक्रिया का अंत इस देश में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में रिफॉर्म के नाम पर हुआ। लेकिन शायद इस देश के उस अध्याय, सवालों भरे अध्याय के भीतर किसानों ने कुछ और लिख दिया। उन बातों का जिक्र कर दिया जिन बातों का जिक्र एक बरस पहले कोई सोच नहीं सकता था। जरा कल्पना कीजिए, जो जज कृषि कानूनों को लेकर उसके हक में बीते एक बरस से तर्क गढ़ते रहे, इस देश के जितने बड़े मीडिया हाउस हैं उनमें बैठे हुए संपादक हों या फिर स्क्रीन पर बैठे हुए एंकर हों या फिर उसके पीछे जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो अपने आप को मीडिया के भीतर मानते हैं, या फिर मीडिया बायरन जो मीडिया को संभाले हुए तबका है, उसमें एक कॉरपोरेट का हिस्सा भी है और बड़ा हिस्सा है। इस देश के भीतर में तमाम परिस्थितियों को देखने वाले बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हैं। लेकिन क्या किसी ने भी सोचा कि एक बरस तक जिस पक्ष में वह तर्क गढ़ते रहे, अब उन्हें उन्हीं पक्ष के गढ़े हुए शब्दों से हटकर उसके विरोध के शब्दों को अपनाना होगा? और क्या इस देश के भीतर में लोगों के आंख कान बंद हो चले हैं जो इन बातों को नहीं जानते हैं? क्या एक ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है जहां पर राजनीतिक सत्ता जब कोई ऐलान कर दे तो उसके पक्ष में इस देश की बौद्धिकता जाग जाती है? चाहे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हो, वीसी हो, चाहे संपादक हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे जजेस हो, चाहे वकील हो, चाहे पार्लियामेंट्रीज हो, चाहे मंत्री हो। ध्यान दीजिए तो इस देश में जो भी खेती के सुधार को लेकर सरकार ने जिन 3 कानूनों के जरिए 3 बातों का जिक्र किया, वो कैसे इस देश के पक्ष में बैठ सकता है? वह 3 कानून सिर्फ 3 मैसेज देते हैं। पहला मैसेज यही था, ओपन मार्केट है, खुला बाजार है, जहां मन चाहिए, जैसे मन चाहिए वो अपना सामान बेच सकता है, यह किसानों से कहा गया। दूसरा मैसेज दूसरे कानून के तहत था कि अब इस देश के भीतर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है, यानी जिसे फसल खरीदनी है वो फसल की उपज से पहले बतला दे। वह चाहता है कि उसकी जमीन में यही फसल हो और कीमत पहले से तय हो जाए। क्या यह संभव है? तीसरा कानून कहता है कि भंडारण को लेकर अब इस देश के भीतर में वैसी परिस्थिति जब आएगी, युद्ध होगा तो देखा जाएगा, अन्यथा कोई भी परिस्थिति इमरजेंसी वाली नहीं होती है। यानी जितना मन चाहे, जिसे मन चाहे गेहूं अपने गोदामों में भर ले, चावल भर ले, आलू भर ले, प्याज भर ले, तिलहन भर ले, जो भरना है भर ले, कोई रोक टोक नहीं होगी। और इसके जरिए कहा गया कि इस देश में सही मायने में अनाज और उपज सही कीमत किसानों को मिलने लगेगी। और ध्यान दीजिए, इन दौर में चाहे इस देश के तमाम जजेस हों,
चाहे पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए बहुमत वाली पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हों, उनके अपने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ही क्यों ना हो, या फिर इस देश के तमाम मीडिया हाउस जहां पर आपको लगता है कि बौद्धिकता वहां पर शरण लिए हुए है और उनके लिखे हुए शब्द या स्क्रीन पर बोले हुए शब्द शायद ऐसे कटाक्ष पैदा करते हैं जो हर किसी को मानना पड़ेगा क्योंकि वह मीडिया है, वह फोर्थ स्टेट है। लेकिन बीते 1 बरस से इस देश की राजनीतिक सत्ता द्वारा लिए गए 3 कानूनों के निर्णय को लेकर जो कुछ भी कहा गया, उसके पक्ष में जो कुछ भी गढ़ा गया, एक अचानक प्रधानमंत्री उठे और उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर जब इन 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो क्या हम और आप सिर्फ बुझे हुए चेहरों को देखें? क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि मीडिया के भीतर, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर एक उदासी छा गई है जो सवाल कर रही है कि आने वाले वक्त में आप आर्टिकल 370 को लेकर भी तो इस तरीके से माफी नहीं मांगोगे, या कोई कह रहा है आप जीएसटी को इस तरीके से वापस तो नहीं करोगे, या कोई कह रहा है आप डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी माफी तो नहीं मांगोगे। सवाल यह नहीं है। सवाल है कोई भी देश एक प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं चलता है। प्रधानमंत्री एक पद होता है जिसके पास संवैधानिक पावर होते हैं। इस देश के लोग सांसदों को चुनते हैं, वो सांसद मिलकर अपने नेता को चुनते हैं, जो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, एमएलए जो चुने जाते हैं, और यहां पर सांसद चुने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। कुछ राज्य और देश के भीतर में और भारत के भीतर भी पहले से ऐलान हो जाता है यही हमारा शख्स प्रधानमंत्री है। जब वही शख्स प्रधानमंत्री है और उसी के नाम पर वोट हर किसी को मिल रहे हैं, तो फिर बीजेपी के भीतर से आवाजें क्यों उठने लगी कि दरअसल जो प्रधानमंत्री ने कहा और जो किया तब गलत था, कुछ ने कहा अब गलत है। इस देश के भीतर के जो नौकरशाह हैं, जो आईएएस की परीक्षा देकर निकलते हैं और इस देश के तमाम मंत्रालयों में बैठकर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी बैठकर नीतियों को बनाते हैं, वह बीते 1 साल से जो भी कागज को काले करते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को लेकर सवाल कर रहे थे, वह सवाल जायज होंगे या वो सवाल सत्ता के लिए जायज थे? इन दोनों परिस्थितियों के बीच में हमने ना किसान का नाम लिया, ना इस देश की जनता का नाम लिया, ना देश का नाम लिया। तो क्या वाकई हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर इस देश की राजनीतिक सत्ता की गद्दी बनी रहे और इस देश को चलाने की जो प्रक्रिया है, दोनों के भीतर एक मोटी लकीर खिंच चुकी है? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात आज तो यही हो चली है कि जो वाकई होप और एक्सपेक्टेशन खो चुके थे, उनके भीतर एक उल्लास और उत्साह आ गया। कई जगहों पर मिठाइयां बटी, रोशनी की गई, पटाखे छोड़े गए, लेकिन क्या इस देश के भीतर की परिस्थितियां ऐसी हैं? और जब इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद ने किया कि अब आप अपने घर लौट जाइए, जो लोग घरों में हैं वो देख पा रहे हैं उनके घरों के भीतर कितना अंधेरा है। इस देश के भीतर में जब रोजगार छिन चुके हैं, इस देश के भीतर में कमोवेश हर सेक्टर जब अपने तौर पर नेगेटिव ग्रोथ की दिशा में है, तब ऐसे में घर कोई कैसे लौटेगा? और अगर घर लौटने की प्रक्रिया का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अब इस देश के संपादक, इस देश के जजेस, इस देश के पार्लियामेंट्रीज ये सवाल उठा पाएंगे, कह पाएंगे कि इस देश में तमाम सेक्टर्स को लेकर जितना बड़ा अंधियारा था, उसमें किसान आंदोलन ने एक रोशनी दिखला दी? और रोशनी अगर हुई है तो अब उसका काम इस देश के कमोवेश हर सेक्टर के भीतर उछाई हुई उदासी को अपने साथ जोड़ना तो नहीं है। और इस देश की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हो चली हैं, उन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक प्रयोग जो बीते 7 बरस में एक के बाद एक किए गए, उसने क्या इस देश में इतनी लकीरें खींच दी कि लोग अब लकीरों को पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो चला है? कहा गया इस देश के भीतर में अक्सर धर्म के नाम पर लोग बंट जाते हैं, लेकिन क्या वाकई अब हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश का वोटर बटेगा? मुश्किल सवाल है। इस देश में कहा गया जातियों के भीतर जो प्रतिस्पर्धा है, जो अपनी दबंगई दिखाने की सोच है, उसके जरिए भी जातियों में लोग बंटे हुए हैं। जाति इस देश की जरूरत है, लेकिन जाति क्या वाकई घृणा पैदा करती है या एक दूसरे को लेकर प्रतिस्पर्धा इस तरीके से गला काट प्रतियोगिता की तरफ ले जाती है? यकीनन ऐसा नहीं है। यकीनन पहले भी ऐसा नहीं था।
लेकिन मौजूदा सच तो यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो डावाडोल हुई, देश जो भीतर से आर्थिक तौर पर कंगाल हुआ, इस देश के भीतर में रोजगार छिने, जितनी बड़ी तादाद में रोजगार छिने और जितनी बड़ी तादाद में हर कोई इस देश में उस जमीन पर निर्भर हो गया जिस जमीन को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नहीं गया। इस देश में 27% हिस्से में ही सिर्फ सिंचाई की स्थिति पैदा की गई, टेक्नोलॉजी दी नहीं गई, बीज दिए नहीं गए जो गुणवत्ता वाले बीज थे, और उन सबके साथ खाद भी नहीं दी गई। सब्सिडी का आंकड़ा सरकार बार बार इस देश में फर्टिलाइजर को लेकर कहती है, लेकिन वह 80,000 करोड़ पर जाकर थम जाता है। 80,000 करोड़। इस देश के भीतर में लगभग 500 से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से 80,000 करोड़ से ज्यादा उठाया हुआ है। उनमें से लगभग 40% वापसी हुई है, लेकिन बाकी वापसी नहीं हुई। देश बेफिक्र है। सवाल पहली बार इस देश के सामने यही आया है कि क्या राजनीतिक सत्ता के बोल और प्रधानमंत्री के शब्द ही इस देश में हर इंटेलेक्चुअलिज्म के सबसे सर्वोपरि हैं? यानी प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया शब्द, वो अगर निर्णय के तौर पर इस देश में चाहे 3 कानून को लेकर आया गया हो, या डेमोनेटाइजेशन को लेकर आया हो, या फिर दूसरी आजादी का जिक्र करते हुए आधी रात में जब पार्लियामेंट जगी और उसने जीएसटी लागू किया, या इस देश में भूमिगण को लेकर जो सवाल थे, बहुत सारे सवाल इस दौर में लगातार आते चले गए। इन सवालों को जैसे ही प्रधानमंत्री कह देते हैं तो क्या संपादकों की कलम वहां पर रुक जाती है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर में जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जहां बहस होती है, वहां पर उनका इंटेलेक्चुअलिज्म क्या गायब हो जाता है? और संसद के भीतर सांसद जो जोड़ तोड़ करते हैं वोटरों को लेकर, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर बीजेपी के ही सांसद खुद सोचें, वह जिन परिस्थितियों से निकल कर आते हैं, क्या उनकी समझ और सोच वहां पर रुक जाएगी, थम जाएगी? क्योंकि एक ऐसा शख्स कह रहा है जो इस देश का प्रधान सेवक है, बाकी सब तो सेवक हैं। उलट दीजिए, जो इस देश का महाराजा है, बाकी सब तो राजा हैं। यानी इस देश के भीतर में क्या वाकई ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर 3 कानून जब कृषि के निकल कर आए, उसके पक्ष में बोलने वाले लोग एक वक्त भी पढ़ नहीं पा रहे थे, जो सरकार कह रही थी इससे ये मुनाफा होगा, इससे ये लाभ होगा और कृषि अर्थव्यवस्था में इस तरीके से सुधार होगा। अगर आप खेती के पन्नों को ही खोलना चाहते हैं तो ठीक से खोलिए। यह सच है कि खेती में मुनाफा इस दौर में कम होता चला गया। यह भी सच है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी बड़ी तादाद में चाहिए, और इस देश में पूंजीपति ही अपने तौर पर एग्रीकल्चर में पैसा लगा सकता है, खास तौर से तब जब हमारा पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म ही कॉरपोरेट और उसकी पूंजी पर टिका हो। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार की लकीर है, वह इस देश के नागरिकों को नहीं जोड़ती है, उनसे कोई सरोकार नहीं बैठाती है, उनके साथ जुड़कर इस देश को आगे बढ़ाने की नहीं सोचती है। वह तो पीएसयू बेच रही है, इस देश के पब्लिक सेक्टर को वो प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रही है, वो हर चीज की कीमत लगाना चाहती है, वो मोनेटाइज करना चाहती है। तो पूंजी किसानों को चाहिए और पूंजी सरकार नहीं दे सकती है, और पूंजी को किस रूप में लाया जाए यह सरकार नहीं जानती है। तो कैसे मान लीजिएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री इंटेलेक्चुअल है? आप कैसे मान लीजिएगा कि इसके बाद संपादकों की कलम थम जानी चाहिए, या फिर चेहरे जो दिखाई देते हैं जिनका एक अपना महत्व है टेलीविजन स्क्रीन पर, वह भी सिर्फ जो बोले वह प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए शब्दों के हक और उनके साथ ही खड़े हो जाए? कैसे संभव है? तो इसका एक मतलब तो यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी की विदाई हो गई, उस दिन इस देश के भीतर का वो पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास जो अभी तक गुण गा रहा था, वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। और इस देश के भीतर में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां शुरू होगी जहां पर इस देश की बौद्धिकता गायब होने लगेगी। इस देश के पार्लियामेंट्रीज के भीतर की जो बहस की गुंजाइश हम पार्लियामेंट के भीतर एक वक्त बड़ी उच्च स्तरीय देखा करते थे, वो घटते घटते अगर गाली गलौज तक आ गई है तो आने वाले वक्त में वह भी नहीं बचेगा, और विभत्स स्थिति हो जाएगी जो और त्रासदीदायक होगा। तो क्या किया जाए? सबको पता है कि किसानों की जमीन की बोली लगेगी। इस देश के भीतर में किसानों की जमीन किसानों की नहीं रहेगी। जो पाठ इकोनॉमिक रिफॉर्म का पढ़ा है, इस देश के भीतर में पढ़ाया गया है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है,
हर चीज को मोनेटाइज कर दीजिए, हर चीज की कीमत तय कर दीजिए। उसके बाद उस कीमत के जरिए सरकार के हिस्से में जो आता है वो सरकार रख ले और बाकी तरीके से उसको इस देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने का प्रयास करने लगे। इससे हटकर तो कुछ भी नहीं है, कोई सोच नहीं है। मोनेटाइजेशन जो किया जाता है इस देश के भीतर में, प्राइवेटाइजेशन जो किया जाता है इस देश के भीतर में, और इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट के हवाले पब्लिक सेक्टर को लगातार दिया जा रहा है, इस देश के नेशनलाइजेशन को, जो चाहे इस देश के माइनिंग सेक्टर को लेकर हो या फिर इस देश के दूसरे किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, वह जब खत्म करने की दिशा में बढ़ गए। यानी पूंजी का राज होना चाहिए, पूंजी ही इस देश के कानून में तब्दील हो जानी चाहिए। यही मैसेज है कुल मिला के। और इस मैसेज का एक अगला चैप्टर यह निकल कर आता है, जिस दिशा में यह सरकार बढ़ रही है। सरकार का यह मानना है कि जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो पूंजी लगाएगा, उस पूंजी लगाने वाले को किसी भी तरीके से अदालत का सामना और उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। इसीलिए कानूनों के भीतर भी इस बात का जिक्र किया गया। इतने कानून खत्म हो गए, किसान को गुहार लगानी होगी तो एसडीएम के दरवाजे पर वो जाएगा, वह अदालतों में ना जाए। वहां पर मामला फंस जाता है, निपटाना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों आप फास्ट ट्रैक में नहीं लेकर आते हैं? क्यों आप इस देश के भीतर में अलग से एग्रीकल्चर को लेकर, खेती को लेकर अदालतों की शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं आप। अब यहां से दूसरी स्थिति है कि जो पैसा लगाएगा वो चाहता है कि उसको ज्यादा लोगों से डील ना करनी पड़े। जैसे मौजूदा वक्त में इस देश की राजनीतिक सत्ता चाहती है कि कमोवेश 10 से 20 प्लेयर हों और उनके जरिए इस देश को चला लिया जाए। तो इसीलिए एक तरफ मान लीजिए अडानी की कंपनी है, जिसके पास इस देश का समूचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो रेलवे का हो चला हो, चाहे पोर्ट्स का यानी बंदरगाहों का हो चला हो, चाहे हवाई अड्डों का हो चला हो, चाहे स्टील का क्षेत्र हो, चाहे पावर सेक्टर हो। ध्यान दीजिए, कमोवेश वो सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दी जा रही है और चंद प्राइवेट हाथ तय कर लिए गए हैं। यानी प्लेयर्स कम होने चाहिए। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी प्लेयर्स कम होने चाहिए। वहां से जो बड़ी तादाद में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, छोटे और सीमांत किसान, वह यह समझ लें कि आने वाले वक्त में उन्हें मजदूर में तब्दील होना है। वो किसान नहीं बचेंगे, क्योंकि भारत के भीतर में जो नेगेटिविटी इस देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में आकर खड़ी हो गई है, हमारे यहां उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में मजदूर चाहिए कि जहां पर हम अगर 10 मजदूर चाहते हैं तो सामने 100 मजदूर आकर खड़े हो जाएं कि हमें काम दे दीजिए। और जब हम उनसे कहें कि हम काम देंगे लेकिन इतना ही पैसा देंगे, यानी मिनिमम वेज भी इस देश में खत्म हो जाए। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उद्योगों को भी सस्ते में मजदूर चाहिए और कम मजदूर की तादाद में इस देश में एग्रीकल्चर चाहिए। क्योंकि 60% आबादी जब एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो ऐसे में मजदूरों की परिस्थितियों के साथ कोई पूंजीपति जब पैसा, कोई कॉरपोरेट जब पैसा लगाएगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो वहां तो उसे पैसा देना पड़ेगा। तो वो कम लोगों से डील करना चाहता है, क्योंकि उसके बाद वह गुणवत्ता वाले बीज लेकर आएगा, हाई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, वो शानदार फर्टिलाइजर लेकर आएगा और धीरे धीरे खेती महंगी होगी, उसका मुनाफा उस लिहाज से बढ़ेगा। और जब मुनाफा नहीं बढ़ रहा होगा तो उसके लिए भंडारण की व्यवस्था है। वो भी कानून कहता है कि हम वहां पर भंडारण कर देंगे, क्योंकि भारत सरकार के तहत काम करने वाला एफसीआई गोडाउन जो है इस वक्त 4 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है। उसको हम क्यों ढोएं अपने माथे पर? उसको भी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। और डाइल्यूट करने के साथ पैरेलल में जो कॉर्पोरेट भंडारण की व्यवस्था अपने तौर पर करेगा, वो आकर खड़ा हो जाए, जो हो चुके हैं इस देश के भीतर में, भंडारण कर रहे हैं। यानी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म उस पूंजी पर जुड़ी हुई है जो पूंजी रखने वाले लोगों को सुविधाएं दे और उस पूंजी से पूंजी बनाने की परिस्थितियों को पैदा करे। इसमें किसान कहां फिट होता है? सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री 1 साल के बाद इस बात को समझ पाए कि दरअसल इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में अगर वो बढ़ते चले गए तो आखिर में उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भी तो खत्म हो जाएगी। तो फिर जो सामने दूसरा व्यक्ति आएगा वो तो अपने लिहाज से चीजों को डिफाइन करेगा, और जाहिर तौर पर जो दूसरा आएगा वह उनको हरा कर आएगा, और हरा कर आएगा तो उनके काउंटर की तमाम परिस्थितियों को वह एक साथ खड़ा करेगा। अब वह उन्हें कटघरे में भी खड़ा करा सकता है और व्हाइट पेपर भी निकाल सकता है और उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णयों को भी खारिज भी कर सकता है। तो ऐसे में क्यों नहीं पहले चुनाव जीता जाए? चुनाव जीतने के साथ ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत होती है। और हर वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान दीजिए, पहले 3 साल वो कुछ नहीं करती है।
चौथे साल से उसमें सक्रियता आती है और पांचवें साल वह जनता के अनुकूल निर्णय लेने पड़ती है। लेकिन संयोग से 2024 के बीच में 2022 आकर खड़ा हो गया है, जो उत्तर प्रदेश से निकलता है। सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सवाल वहां के 80 सांसदों की सीट का है। और 80 सांसदों के में लेकर अगर एक लहर निकल पड़ी, जहां पर मौजूदा सरकार को अगर 50 सीट भी कम हो जाए तो भरभरा कर वह नीचे आकर खड़ी हो जाएगी। ऐसा सौदा कैसे किया जा सकता है? लेकिन हमारा सवाल इन सब से हटकर है। इस देश के किसानों ने हाशिए पर पड़े तबके को पहली बार यह उम्मीद और आस के साथ जगा दी कि आपकी गिनती इस देश के नागरिकों में होती है। सत्याग्रह और आंदोलन करने की तैयारी कर लीजिए, इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को झुकना पड़ेगा। और अगर यह समझ इस दौर में 1 साल के भीतर की उपलब्धि इस देश की यह रही, कम से कम इस देश में चाहे वो गांव हो, छोटे छोटे खेड़े हों, पंचायत स्तर पे हो, लोग जान गए इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और कृषि अर्थव्यवस्था में किसानों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है या कॉरपोरेट की हिस्सेदारी कैसे एग्रीकल्चर और खेती के क्षेत्र में बढ़ने वाली है। इन तमाम चीजों का पाठ्यक्रम कोई नहीं था इस देश में। सीबीएसई का कोई कोर्स नहीं, यूजीसी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। इस देश के भीतर जो आईएएस थे, जो अधिकारी बने, वह भी उसी भाषा को बोल रहे थे जो सत्ता की भाषा थी, पूंजी से पूंजी बनाने की परिस्थिति में। लेकिन एक झटके में भारत के भीतर जब यह सवाल है, तो अब अगला सवाल भारत के भीतर क्या हो सकता है? 3 सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। इस देश की पार्लियामेंट के भीतर 10 सीटें होनी चाहिए आरक्षित सिर्फ किसानों के लिए, यानी इस देश के भीतर में 54 सीटें रिजर्व हो किसानों के लिए, जो किसानी करता हो और उसी के आय से जीता हो। और वहां से निकलकर पार्लियामेंट के भीतर जब वह किसानी के सवालों को रखेगा तो उसे सुना जाएगा। कम से कम 54 किसान तो साथ देंगे उसका, जो पार्लियामेंट में चुनकर आएंगे, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हों। दूसरी बड़ी बात है कि इस देश में किसानी की खेती जो है, खेती की जमीन की खरीद फरोख्त को आपराधिक श्रेणी में रखना चाहिए, यानी कोई उस जमीन पर कब्जा कर नहीं सकता है और कोई उस जमीन को हथिया नहीं सकता है, वो किसान की ही जमीन रहेगी। और तीसरी बड़ी बात, अगर किसान उस जमीन को बेच ना पाए तो उसकी एवज में उसके पास इस देश की प्रति व्यक्ति जो आय है उसके ठीक समानांतर उसके लिए वह आय उपज के साथ जोड़कर उसको मिलनी चाहिए, जिससे वह इस देश के पायदान पे खड़ा हुआ नजर आए। यह अलग मसला है कि इस देश के भीतर में इतनी असमानता है कि प्रति व्यक्ति आय के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या भी 80 से 100 करोड़ है। आप क्या करेंगे? इतनी असमानता इस देश के भीतर में। लेकिन जो उपज पैदा करता है, उस उपज को ही तो बेचकर जो रिटेल सेक्टर और जो गोडाउन बना रहे, उनकी कमाई जो बढ़ेगी, उस रेशियो में तो इनको मिलना चाहिए। हमें उस दिशा में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा इस देश के भीतर में कोई कहेगा अब आप घर लौट जाइए, देखिए हमने अपना कहा हुआ वापस ले लिया। लेकिन इस देश में पहली बार युवाओं के भीतर जो अंधेरा छाया हुआ है, जो इस देश में बेरोजगारी का आलम है, जो डिग्रीधारी हैं, उनके भीतर जो निराशा है, गांव हो शहर हो, वहां की जो परिस्थितियां हैं, जो व्यापारी तबका है वह भी अपनी दरिद्र स्थिति को देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है किन परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है। ऐसा देश इससे पहले नहीं था। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो क्यों इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वह कौन सी परिस्थिति है, लेकिन क्या यह निर्णय लिया जाएगा इस बार के बजट में कि हमारा एक बेसिक आधार इस देश का एग्रीकल्चर का होगा, इकोनॉमी का? इस देश में कॉरपोरेट को जो हम टैक्स माफ करते हैं वो हम नहीं करेंगे? ये सारे सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि जो इकोनॉमी जिस रास्ते पर है और जिस तरीके से इस देश को मोनेटाइज करने का जिक्र हो रहा है, उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें इस देश को लेकर नहीं कही गई। और आखिरी बात, जब 3 सवालों को लेकर उठाई गई बात, ओपन मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण, इन तीनों को जोड़ते हुए हमें लगता है आखिरी शब्द महात्मा गांधी का याद रखिए। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। जब तक वो दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे वह अपने आप को एक पढ़े लिखे तौर पर ही देखते थे, लेकिन जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग खेती का किया, उसके बाद यहाँ लौटे, चंपारण गए, खेड़ा का आंदोलन हुआ, तमाम आंदोलन और किसानों के देश को जब वो देखते रहे तो पुणे में वो पहुंचे थे। भंडारकर ओरिएंटल लाइब्रेरी है एक वहाँ पर, उसके विजिटर बुक में आज भी आप जाकर देखिए, वहाँ पर अपने पेशे में इस देश के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी, उन्होंने उसमें लिखा है खेड़ूत। खेड़ूत गुजराती शब्द है, खेड़ूत होता है मिट्टी के जोतने वाले किसान।
यानी अपना पेशा उन्होंने बैरिस्ट्री नहीं लिखा, वकील नहीं लिखा, वहां पर भी उन्होंने किसान लिखा, गुजराती में खेड़ूत। यह देश किसानों का है। इस देश की सत्ता जिस दिन समझ जाए उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।